अपनी सेवा अवधि में अपने साथियों के लिए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए और एक इंसान के रूप में बेहतर सेवाएं देने के लिए जिस शख्स को सम्मानित करने के लिए आज ये अभिनंदन समारोह हो रहा है, उसके मुख्य अतिथि VDIA के अध्यक्ष साथी नारायण चटर्जी, उनकी धर्मपत्नी सोमा चटर्जी, मंचासीन NCZIF के अध्यक्ष साथी संजीव शर्मा जी, हमारे लीडर साथी अशोक तिवारी जी, साथी शिवनाथ जी, साथी PK शर्मा जी, गीता जी, मंच के सामने बैठे आदरणीय साथी VK सिंह जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे VDIA के महामंत्री साथी सुमंत कुमार जी और साथियों। साथियों, ये सम्मान समारोह इसलिए नहीं आयोजित हो रहा है कि साथी नारायण चटर्जी भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए। ये सम्मान समारोह उनके उस कमिटमेंट को याद करने के लिए है, उनके उस कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए है जिसने वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के माध्यम से इस वाराणसी के अंदर न केवल श्रमिकों के मूवमेंट को जिंदा रखा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज के मूवमेंट को जीवंत रखा, बल्कि ये मूवमेंट हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जिसको संघर्ष की आवश्यकता है, जिसको ताकत चाहिए, जिसको सपोर्ट चाहिए, और वो काम एक शानदार तरीके से कॉमरेड नारायण चटर्जी ने किया है। इसलिए आज हम उनको याद करने के लिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। और ये सम्मान समारोह इस बात का भी परिचायक होता है कि जो लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी फायदे के समाज में काम करते हैं, हो सकता है तमाम दिक्कतें उनको होती हों, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, समाज का संघर्षशील वर्ग उनको याद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और वो संघर्षशील वर्ग यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर मौजूद है। और ये उन नए साथियों को भी ताकत देने का काम करता है जो शायद अभी उतनी गंभीरता से उन चीजों को नहीं समझते, लेकिन इससे उनको एक विजडम मिलेगा, एक ताकत मिलेगी कि समाज में अर्थ के रूप में कुछ लाभ अर्जित करना ही लाभ नहीं है। वो लोग जो सब कुछ खोकर समाज के लिए खड़े रहते हैं, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके लिए खड़ा रहता है और ये उनको प्रेरणा देने का काम करेगा। वो प्रेरणा जो आने वाले समय में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मजबूत करने में सहायक होगी। एक शानदार पर्चा साथी महामंत्री ने लिखा, उन पहलुओं को साझा किया साथी नारायण के जो कुछ पहलू तमाम लोगों से अनछुए रह गए थे। जीवन के प्रारंभिक दिनों के संघर्ष जिसके बारे में हो सकता है उनके दोस्त जानते हो, साथ में काम करने वाले जानते हो, पर ये इस पर्चे के माध्यम से ही मुझे पता लगा कि बहुत अर्ली डेज में उन्होंने अपने पिताजी को खोया था। और जब किसी के ऊपर उसके गार्जियन का साया इतनी जल्दी उठ जाता है तो कैसे संघर्ष के दौर से वो गुजरा होगा वो समझा जा सकता है। और उस संघर्ष के दौर से उन्होंने सीखा, उसको जरिया लाभ का नहीं बनाया, उसको जरिया सीख का बनाया, और उससे संघर्ष से जो सीखा उसी संघर्ष को वो आज भी कर रहे हैं इस समाज को कुछ देने के लिए। और वो धुरी है वाराणसी में, धुरी है उस मूवमेंट की। मैं देख रहा हूं और देखता रहा हूं पिछले 20 सालों में। ही सीनियर टू मी। 2004 से वो अध्यक्ष है, मैं मंडलीय महामंत्री बना था 2009 में, डिविजनल सेक्रेटरी बना था। ही सीनियर टू मी। मैंने उनको काम करते देखा है, मैंने देखा है कि किस तरीके से वो धुरी का काम करते हैं, पुराने साथियों और नए साथियों के बीच में किस तरीके से धुरी का काम करते हैं। आज जब तमाम कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि शिवनाथ
जी आए हैं, वीके सिंह जी आए हैं, विश्वनाथ जी आए हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनमें नए साथियों को, आनंद केसरी को भी उस कार्यक्रम में वो ला सकने में सहायक हुए हैं। जब हम देखते हैं कि पुराने साथी यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं, साथी डीसी सिंह जी हैं, साथी राकेश गुजराती जी हैं, साथी रामजी तिवारी जी हैं, जब मैं देखता हूँ कि किसी ऐसे प्रोग्राम में जब इन साथियों का कंट्रीब्यूशन रहता है, शैलेंद्र मंगल जी साथियों का कंट्रीब्यूशन रहता है, तो उसमें श्यामाचरण शुक्ला जी भी मौजूद रहते हैं। वाराणसी के अंदर इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट की, इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट की वो एक धुरी है, और इसके लिए जो मेहनत उन्होंने की है, जो प्रयास उनका है, जिस जिम्मेदारी से उन्होंने जो आगे बढ़े हैं और जो साहस उनके अंदर है, उस पर अल्लामा इकबाल का एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है, और वो शायद ऐसे साथियों के लिए लिखा गया है। खुदी को बुलंद कर इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और वास्तव में जब नारायण चटर्जी से कोई ये कहेगा कि बता तेरी रजा क्या है, तो उनके मुंह से ये आवाज निकलेगी कि इस समाज में भाईचारा हो, इस समाज के अंदर समाजवाद आए, इस देश के अंदर खुशहाली हो, इस देश के मजदूर एक होकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े और ये देश आगे बढ़े। और निश्चित तौर पर अल्लामा इकबाल का ये शेर ऐसे ही साथियों पर फिट बैठता है। इस पर्चे के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने जाना कि वे बहुत अच्छे तैराक भी हैं, हम लोगों को मालूम है, वो उस एसोसिएशन में भी काम करते हैं। और वाराणसी में एक अच्छे तैराक की बहुत जरूरत भी है, क्योंकि इसी वाराणसी की धरती पर एक माझी ऐसा आया, एक ऐसा नाव चलाने वाला आया जिसको मां गंगा ने बुलाया ही था। और जब वो यहां पर आया तो एक गाने की लाइनें मैंने बहुत सालों तक कही है और आज भी कहूंगा वीके सिंह। वो गाना तो है, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उससे बुझाए, लेकिन उसी की लाइन है आगे, मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, और माझी जो नाव डूबे तो उसे कौन बचाए। तो जब देश के हुक्मरान यहीं से सांसद बनकर उन नीतियों को लागू कर रहे हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम को दुष्प्रभावित कर रहे हैं, वो नीतियां दुष्प्रभावित कर रही हैं, वर्किंग क्लास को दुष्प्रभावित कर रही हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है, ऐसे लेबर पोस्ट का निर्माण कर रहे हैं कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बीते वक्त की बात हो जाएगी। तो जब ऐसी नीतियों के चलते एक माझी लोगों को डुबोने में लगा है, तो एक तैराक की बहुत जरूरत है। जिन लोगों को डुबाया जा रहा हो उनको उसके पार लगाए, उनको अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से किनारा दिखाए। और साथी नारायण चटर्जी ने वो काम बहुत खूबसूरती से बनारस के अंदर किया है। जब इंश्योरेंस एम्प्लॉइज के मूवमेंट को उन्होंने जिंदा रखा, जब डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन मूवमेंट को जिंदा रखा, जब उस आंदोलन को जिंदा रखा जो इस देश के अंदर दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी विचारधारा के को कमजोर करने के लिए खड़ा है। और ये सच है कि नारायण चटर्जी एसेट है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के। अभी साथी धर्मराज महापात्रा जी ने अपना संदेश दिया, साथी श्रीकांत मिश्रा जी का ऑलरेडी रिजर्वेशन था, वो यहाँ आने वाले थे, महामंत्री ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन। उनकी तबीयत खराब थी, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। कल रात को जब मैंने उनसे बात करी, मैं मुंबई में था, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं एक ऐसे साथी के फेलिसिटेशन में नहीं आ पा रहा हूं जिसने ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की विचारधारा और एक इंसान के जीवन को बेहद खूबसूरती से, पूरी सादगी से जिया है। मुझे इस बात का अफसोस है।
और ये बात मंच से कहने के लिए नहीं, हम सब लोग इस बात को महसूस करते हैं। 12 मंडलीय इकाइयों में 10 मंडलीय इकाइयां यहां पर मौजूद हैं। 2 साथी जो नहीं आ पाए हैं, 2 मंडलीय इकाइयां उनके ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, लेकिन देहरादून से भी साथी यहां पर मौजूद हैं जो उत्तराखंड में यहां से दूरस्थ है। मेरठ से भी साथी यहां पर मौजूद हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि जब 12 में 10 मंडलीय इकाइयां यहां पर मौजूद हैं, वो एक मंडलीय इकाई के अध्यक्ष थे, लेकिन नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की 10 मंडलीय इकाइयां यहां पर मौजूद हैं। वो इस बात को दर्शाता है कि साथी नारायण चटर्जी का क्या कमिटमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है, नारायण चटर्जी का क्या कमिटमेंट वर्किंग क्लास के प्रति है, नारायण चटर्जी का क्या कमिटमेंट असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। और निश्चित तौर पर साथी नारायण चटर्जी के बारे में जितना कहेंगे उतना कम है। एक खूबसूरत बात कि उनका परिवार पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है। उनके हर मूवमेंट, रात में आखिरी शख्स होते हैं वो गेस्ट हाउस से हम लोग के पास जाते हैं 12 बजे। मुझे याद है कि जब 28-29 मार्च को NCCIF के एक्सटेंडेड सेक्रेटरीट में हम लोग यहाँ पर आए थे, तो रात को 1 बजे के आसपास वो यहाँ से जाने वाले आखिरी शख्स थे, लेकिन सुबह जब हम लोगों को जाना था तो 5 बजे उतनी चैतन्यता के साथ नारायण चटर्जी वहां पर गेस्ट हाउस में मौजूद। क्या उनका शेष है? लोग कहते हैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे है, 2 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं नौकरी के, अब क्या करना, क्या सोचना। उनका तो 1 महीना बचा था जब 28-29 मार्च को हम लोग यहां पर मिले थे। क्या ऐसी बात है जो उसके बावजूद भी पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से खड़े थे? वो है कन्विक्शन, वो है वो विचार जिसने उनको नारायण चटर्जी बनाया। वो है वो नारायण नहीं जिसको हम पूछते हैं, वो नारायण जिसको पूछना चाहिए, जिसने वो काम करके दिखाया है जो हम सोचते हैं कि नारायण कर सकता है। और उस पद में, उनके इस काम में जब वो 12 बजे गए और 5 बजे आए, तो क्या भाभी जी का सहयोग नहीं है? क्या अदिति का सहयोग नहीं है? एक बच्चा समझ सकता है कि वो कैसे बड़ा हो गया जब उसका फादर, जब उसके बाप पूरे देश में यूनियन के काम के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और उसकी तमाम जिम्मेदारियों को वो अपनी माँ के साथ पूरा कर रही है, लेकिन ये उनका सहयोग था। और ये बात सही है कि जब आदमी इतना निर्विकार भाव से शानदार काम करता है तो उतना ही शानदार उसका परिवार भी ग्रो करता है। और अदिति यहाँ पर बैठी है, अदिति को सब लोग जानते हैं क्योंकि वो एक ऐसी क्षेत्र में है, उसके पास एक ऐसी प्रतिभा है, एक ऐसी वो क्लासिकल डांसर है जिसके डांस को हम लोगों ने देखा है, जिसकी परफॉर्मेंस को हम लोगों ने देखा है, वो उनकी प्रतिभा की धनी है। लेकिन बहुत सारे साथी उनकी बड़ी बेटी से नहीं मिले हैं, साथी संजीव जी उसका चर्चा कर रहे हैं। मेरे फादर किसी से इंप्रेस नहीं होते, आज तक मुझसे इंप्रेस नहीं हुए। आना बात सही में हमारे परेशानी है, लेकिन मात्र 2 दिन की मुलाकात में जब मुझे सौभाग्य मिला कि वो बच्ची मेरे साथ रह सके, आज भी मेरे फादर इस बात को कहते हैं कि इतनी बेहतरीन बच्चा, इतना नॉलेजेबल बच्चा, इतना शिष्टाचार से लैस बच्चा हमने नहीं देखा। वो बड़ी बेटी जो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो बेंगलौर के पास। और ये निश्चित तौर पर साथी नारायण जी के लिए एक एसेट है। और जो कॉन्ट्रीब्यूशन साथी नारायण चटर्जी का है, उसके लिए 22 साल की इस यात्रा को 10 मिनट में, 15 मिनट में बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा साथी सुमंत जी ने पहले कहा था, बहुत सारे वक्ता हैं, अभी भी बहुत सारे वक्ता यहाँ पर रह रहे हैं, एक टाइम शेड्यूल है जिसमें हमें इस कार्यक्रम को खत्म करना है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि साथी नारायण चटर्जी एक ऐसे लीडर हैं जो लोग इनसे नहीं मिले। एक स्ट्रेंज बात कल हुई जब मैं सेंट्रल ऑफिस में था, तो मैं पीएफ ट्रस्ट की मीटिंग में गया था। इसके अलावा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कुछ कामों को लेकर
पर्सनल डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंट में गया। तो सबने कहा कि आप कब जा रहे हैं? हमने कहा कल सुबह की फ्लाइट है। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? और वो भी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से नहीं मिली थी, तो वो नवी मुंबई से मिली थी, काफ़ी दूर था, तो सुबह 3:30 बजे उठ के निकलना पड़ा था। तो हमने कहा नहीं, हमारी सुबह जल्दी की फ्लाइट है, हमें जाना है। तो ऐसे ही मैंने एक साथी से कहा ये बताने के लिए कि हमारे वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का रिटायरमेंट हो गया है, उनका फेलिसिटेशन फंक्शन है। वो पिछले 25 साल से 1997 में जोन से आदमी चला गया था, उससे मैं ये बात कह रहा था। उसने कहा नारायण चटर्जी है क्या? अरे बजा लीजिए ताली भाई। क्योंकि जब कभी कोई घूम के पहुंचा कहीं जिसका इस जोन से साबका पड़ा, और इस जोन से साबका पड़ने का मतलब है कि वाराणसी से भी उसका वास्ता रहा होगा, क्योंकि एक धार्मिक नगरी है, लोग यहाँ पर आते रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर वो आए होंगे, किसी भी कैडर के आए हों, किसी भी वर्ग से लोग आए हों, किसी भी क्षेत्र से लोग आए हों, तो हमने ये पाया है, हमने ये देखा है और ये जानते हैं कि साथी नारायण चटर्जी उनकी सुविधा के लिए, उनको गेस्ट हाउस मुहैया कराने के लिए, उनको वाराणसी में अन्य चीजें दिखाने के लिए हमेशा मौजूद रहे। इसलिए जिनका कभी साबका भी नहीं पड़ा, वो भी जानते हैं कि वहां पर कोई नारायण चटर्जी है जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज को वहां पर लीड कर रहे हैं। और ये बहुत एक खूबसूरत बात है। दूसरी एक बात जो मेरे जहन में आज आई, जब मैंने सुमन जी से पूछा, एक डील डॉल ऐसा लगा मुझे बाहर से कि मुझे लगा शायद आपके वरिष्ठ मंडल प्रबंधक आए। तो हमने कहा कि लगता है आपके एसडीएम भी आ गए। उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं आए, वो नहीं आए। ये बहुत अच्छा हुआ, ये इस बात का परिचायक है कि उनकी ऑटोक्रेसी को, उनकी तानाशाही को, उनका कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ नारायण चटर्जी पूरी ताकत से लड़े, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहां पर आए। और ये उनको और बड़ा बनाता है, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के मूवमेंट को और मजबूत बनाता है। लेकिन जब आप नारायण चटर्जी के फेलिसिटेशन में आए हैं, समय लेकर आए हैं, ताड़ियां बजा रहे हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक रवायत ना रह जाए वीके सिंह जी, एक रस्मी काम ना रह जाए कि हम आए क्योंकि उनका प्रोग्राम था, हम यहां पर आए, हमने उनको सम्मानित किया, कुछ समय दिया। अगर आपने उस लड़ाई को नहीं लड़ा जिस लड़ाई को नारायण चटर्जी लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जो इंश्योरेंस एम्प्लॉइज के चेहरे पर खुशी ला सकती है, वो लड़ाई जो इस देश के बीमा धारकों के चेहरे पे खुशी ला सकती है, उनके जीवन का बेहतर सुरक्षित बना सकती है, अगर आपने उस लड़ाई को नहीं लड़ा जिस लड़ाई में वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट सुरक्षित है, दैनिक वेतन भोगियों के हित सुरक्षित है, अगर आपने उस हिस्से की लड़ाई को नहीं लड़ा जो इस उद्योग के अंदर किसी भी तरीके की ऑटोक्रेसी के खिलाफ है, इस देश में किसी भी तरीके की ऑटोक्रेसी के खिलाफ है, तो नारायण चटर्जी को सम्मानित करना का कार्य अधूरा रह जाएगा। और प्रायः हम देखते हैं कि हमारे साथी प्रभावित तो होते हैं उन साथियों से, उनको फेलिसिटेट भी करते हैं, पर वो रास्ता नहीं चुनने की कोशिश करते हैं, उस रास्ते पे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। आज देश चूंकि एक ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है, संवैधानिक संस्थाएं एक ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रही हैं, और उसके चलते वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भी वो ऑटोक्रेसी डीप इनसाइड तक क्रीप कर जाएगी, अंदर तक चली जाएगी। क्योंकि अगर आप सरकारों की ऑटोक्रेसी से नहीं लड़ेंगे, अगर आप संस्थाओं की ऑटोक्रेसी से नहीं लड़ेंगे, तो आप अपने उद्योग में भी उस तानाशाही से नहीं लड़ पाएंगे। और सारी ताकत आज विभिन्न क्षेत्रों में मैनेजमेंट सरकार से ले रहा है, सारी ताकत उसे ग्रहण कर रहा है कि जिनके पास ताकत है
जो नियम बना सकते हैं, उन्होंने जो नियम बनाया वो मानना है। यही भारत सरकार कह रही है, यही संस्थाएं कह रही हैं और यही भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंधन भी कहेगा। आज मैं मुंबई में था, सनोज कुमार वहां के जोनल मैनेजर मुझसे मिले पीएफ ट्रस्ट की मीटिंग में और उन्होंने बताया कि विडंबना यह है कि मुंबई के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम का शेयर केवल 20% बचा है। मुंबई DO1, DO4 ऐसे डिवीजन हैं जहां पिछले कई महीनों में पूरे हफ्ते में एक भी BOC नहीं आई है और उसके बावजूद इस देश में निजी बीमा कंपनियों को मजबूत करने के लिए और भारतीय जीवन बीमा निगम को उसके सामने और कमजोर करने के लिए बीमा क्षेत्र में 100% FDI और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 20% FDI का निर्णय सरकार ने ले लिया है। यह सरकार ने निर्णय ले लिया है राष्ट्रवाद की बात करते करते, सब प्रभु संस्थाओं की मजबूती की बात करते करते यह निर्णय ले लिया है। पहले निर्णय था कि एक केवल मैनेजिंग डायरेक्टर इन बीमा कंपनियों में बाहर का हो सकता है और अब क्या कहा है उन्होंने कि कम से कम एक मैनेजिंग डायरेक्टर इन कंपनीज में अंदर का हो सकता है। यानी सारा आधिपत्य देने की कोशिश हो रही है निजी बीमा कंपनियों को, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल को और यहां तक कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म को। और आपके यहां लोग बोल नहीं रहे हैं। कल एक पासिंग रिमार्क दोराईस्वामी जी ने दिया, जब पीएफ ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था ना जाने क्या होगा रिटर्न्स का, ये ट्रंप पागल जाके कहां पर रुकेगा। ये पासिंग रिमार्क था, वो मिनट्स में नोट नहीं हुआ था, लेकिन उसी ट्रंप के पीछे, उसी ट्रंप को जिताने के लिए, उसी ट्रंप से डील करने के लिए हिंदुस्तान के हुक्मरान परेशान थे कि वो अपने यहां सत्ता में दोबारा आ जाए। उसके लिए हिंदुस्तान में हवन तक किया जा रहा था और उसी अमेरिकन इंपीरियलिज्म के सामने भारत सरकार ने सरेंडर कर दिया है। अगर अमेरिकन इंपीरियलिज्म बढ़ेगा तो हिंदुस्तान में भारतीय जीवन बीमा निगम जैसा पब्लिक सेक्टर संस्थान कमजोर होगा। नारायण चटर्जी को हम बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, ये जानते हुए कि वो एक्टिव लाइफ जिएंगे, लेकिन ये भी जानते हैं कि उनके पास एक शानदार पेंशन है। जैसा गीता जी ने कहा था कि पेंशन है, इसकी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज पेंशन को समाप्त कर दिया गया है। पेंशन तब तक है जब तक आप पब्लिक सेक्टर है, पेंशन तब तक है जब तक आप हायर एंड फायर के तहत रोजगार में नहीं आए हैं, वरना 4 साल के अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं है, कोयला वीर को कोई पेंशन नहीं है। बैंक वीर आ रहे हैं और हम जब रिक्रूटमेंट के लिए लड़ रहे हैं, रोज प्रयास कर रहे हैं, AIA प्रयास कर रहा है, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, सेंट्रल ऑफिस में भी इस पर चर्चा हुई। उस दौर में नए लेबर कोड आ गए हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रहे हैं। इसलिए नारायण चटर्जी को फेलिसिटेट करिए, उनको शॉल पहनाइए, लेकिन जिस विचार के लिए वो लड़ रहे हैं उस लड़ाई को आपने नहीं लड़ा तो ये बेईमानी हो जाएगा। और वास्तव में जब भी आप किसी के पुलिस स्टेशन में आइए तो उसके कार्यों को भी याद करिए और जो कार्य वो कर रहे हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करिए। जो काम नारायण चटर्जी कर रहे हैं वो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का काम है कि LIC को पब्लिक सेक्टर जरूर को बचाना है, जनरल इंश्योरेंस के पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर को बचाना है, जो बैंक्स हमारी आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ है उनके पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर को बचाना है। इस देश के अंदर हम सबसे युवा देश है, यहाँ लोगों के एम्प्लॉयमेंट को बचाना है। और जो अधिकार अंग्रेजों से लड़के हमने हासिल किए, जिस अधिकार के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई, जिन अधिकारों को हमने अंग्रेजी हुकूमत से लेकर बाद तक की ताकतों से मिलकर लड़ा, आज जब उनको छीना जा रहा है, ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीना जा रहा है, उन अधिकारों के चलते जो आपका जीवन बेहतर हुआ है, जो उनको छीन रहा है, अगर उसका महिमा मंडन करते रहेंगे तो आज फेलिसिटेशन कर रहे हैं, आज से 5, 7, 8 साल बाद
आपको लोग रिटायर होते हुए नहीं दिखेंगे। और इसलिए किसी भी व्यक्ति के महिमा मंडन को जरा कसौटी पर खरा उतारिए। भगत सिंह देश के लोगों की एकता के लिए भी लड़े थे, वर्कर्स के लिए भी लड़े थे। अगर देश के लोग एक नहीं होते जाति, धर्म और भाषा के आधार पर, तो हिंदुस्तान को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती। और अगर आज भी वर्किंग क्लास और आम जनता एकजुट नहीं रही, तो जो अधिकार उसने हासिल किए हैं, जो आर्थिक आजादी उसने हासिल करी है, जो संविधान उसने हासिल किया है, जो डेमोक्रेसी उसने हासिल करी है, उस पर हमला होगा। और डेमोक्रेसी पर हमला होते हुए हम देख रहे हैं। इसी बनारस में बनारस का सीनियर एडीएम कह रहा था कि पेंशनर्स एसोसिएशन की मीटिंग एलआईसी प्रेमाइसिस में नहीं होगी। वो पेंशनर्स जिन्होंने एलआईसी को बनाया, जिनकी वजह से उसकी नौकरी चल रही है, वो कह रहा था कि एलआईसी प्रेमाइसिस के अंदर पेंशनर्स की मीटिंग नहीं हो पाएगी। और तब जब यहाँ के नेतृत्वकारी साथियों ने हम लोग को फोन किया था, तो हम लोगों ने भी कहा था कि नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, जो आपकी मीटिंग को रोकने आए उसको इतने धक्के दीजिएगा कि वो एलआईसी प्रेमाइसिस में ना दिखाई दे। लेकिन ये ताकत कहां से आ रही है? ये ताकत कहां से आ रही है? ये उस